शोहर शादी की रात परदेस चला गया तो कुछ दिन बाद उसके मरने की खबर आई। तो घर वालों ने फौरन मेरा निकाह 11 साला देवर से कर दिया, जिसको मैं रोज़ाना खुद स्कूल तैयार करके भेजती थी। यूं उसे अब भी शोहर न समझा, बच्चा ही समझ रही थी। लेकिन शादी की रात ही उसने ऐसी फरमाइश पेश कर दी कि सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सुन के आपके होश भी फना हो जाएंगे। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में कदम रख रही थी और दिल में बहुत सारे वसवसे जन्म ले रहे थे। जहाँ नया बंधन बनने की खुशी थी, वहाँ अनजान लोगों में चले आने का खौफ भी मौजूद था। ससुराल के रिश्तों के हवाले से क्या कुछ न सुन रखा था। आए दिन अखबारात में अजीबो गरीब खबरें आती थीं। कहीं ससुराल वालों ने बहू को जला कर मार दिया, तो कहीं शौहर ने ही जुल्म सितम का निशाना बनाकर उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के लोग हैं। मैंने बस शादी से पहले एक दफ़ा अपनी सास को ही देखा था। चटमंगनी पट ब्याह की तरह मेरा रिश्ता हुआ था और महीने भर में ही रुखसत होकर मैं अपने ससुराल चली आई थी। दरअसल मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो मुझे भाई भाभी के भरोसे पर छोड़कर मरना नहीं चाहती थी। इसलिए अम्मा ने अपनी एक दोस्त के तवस्सुत से मेरा रिश्ता शहजाद से तय कर दिया और शदीद बीमारी के आलम में ही सादगी से मुझे शहजाद के साथ रुखसत कर दिया। मेरी रुखसती के वक्त अम्मा की आंखों में आंसू थे और अम्मा ने मुझे नई ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं देकर रुखसत किया था। लेकिन कभी कभार दिल से की गई दुआ भी कबूल नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शहजाद के घर में दाखिल होते ही मेरा छोटा देवर हसन खुशी खुशी मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, आज से आप मेरी पक्की सहेली हैं। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने खुशी खुशी उसका हाथ थाम लिया। मुझे हसन बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज बच्चा लगा था। शहजाद का रवैया कुछ सर्द सा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्हें मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना हो। मैं 1 घंटे से शहजाद के बराबर में बैठी थी, लेकिन उन्होंने नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। शहजाद की इस कुर्बत पर मेरा दिल उमंगों से भर गया था, लेकिन शहजाद जैसे जज्बात से आरी इंसान था। मेरी सास ने दिल से मेरा इस्तकबाल किया था और मुझे मेरे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था जिसे सादगी से सजाया गया था और मैं चारों तरफ देखती हुई सोच रही थी कि अब मुझे अपनी सारी जिंदगी इन्हीं 4 दीवारों में गुजारनी है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये 4 दीवारी ज़्यादा अरसा तक मुझे अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं काफ़ी देर से शहजाद का इंतज़ार कर रही थी और जब शहजाद कमरे में आए तो उन्होंने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं रोने लगी। वो कह रहे थे कि शाम ही को उन्हें कंपनी से फ़ोन आ गया है और उन्हें अभी रात की फ़्लाइट से ही वापस दुबई जाना होगा। मैं परेशान हो गई थी कि ये कैसी शादी है जिसमें मुझे चंद दिनों के लिए भी शोहर का साथ नसीब नहीं हो रहा। शहजाद दुबई में नौकरी करते थे और वो कुछ दिन की छुट्टी पर पाकिस्तान आए थे। जब ही उनकी माँ ने मेरी और उनकी शादी करवा दी, और क्योंकि वो बाकायदा शादी के लिए छुट्टियाँ लेकर नहीं आए थे, इसीलिए कंपनी के फ़ोन आने पर उन्हें मजबूरन वापस जाना था। चंद रस्मी जुमले अदा करने के बाद शहजाद ने अपना सामान समेटा और वो चले गए। मैं जिस तरह बिस्तर पर बैठी थी उसी तरह बैठी रह गई। ना कोई वादा, ना कोई कस्में और ना ही मोहब्बत भरी कुछ बातें। जिस शादी की रात को लेकर मैंने कई सपने अपनी आंखों में सजाए थे, वो टूटकर चकनाचूर हो गए थे और वो मुझे तही दामन छोड़कर निकल गए थे। मैं अपनी हथेलियों को गौर से देख रही थी। मेरे नसीब में न जाने क्या लिखा था। मैं अक्सर ही अपनी हथेलियों को गौर से देखा करती थी और उनमें उलझी लकीरों को समझने की कोशिश करती, लेकिन आज तक मैंने अपनी किस्मत को खोटी पाया था। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने बहुत मुश्किल से घरों का झाड़ू पोछा करके मुझे और भाई को पाला था। जब भाई जवान हुआ तो मुझे और अम्मा को लगा कि अब हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक दिन भाई अचानक भाभी का हाथ पकड़ के घर लाया और अम्मा को बताया कि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अम्मा को अपने इकलौते बेटे से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए अम्मा ने खुले दिल से भाई की मोहब्बत को कबूल कर लिया। लेकिन भाभी को मेरा और अम्मा का वजूद खटकने लगा।
भाई जो भी पैसे कमाता वो भाभी की हथेली पर रख देता और वो मुझ पर और अम्मा पर गिन गिन के खर्च करती। भाई की शादी के बाद हमारे हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि अम्मा लोगों के घरों में काम करने के काबिल नहीं रही थी। सारी उम्र काम करने की वजह से बुढ़ापे में अम्मा की हड्डियों ने जवाब दे दिया था और वो मौसमों की ताब न लाते हुए बिस्तर पर पड़ जाती। भाभी चाहती थी कि अम्मा की जगह मैं लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दूं, लेकिन अम्मा इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ थी। इसीलिए अम्मा ने मेरी शादी शहजाद से कर दी थी कि शहजाद की नौकरी बहुत अच्छी थी और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि मुझे अपने शौहर का साथ ही नसीब ना हुआ और शादी की पहली रात ही वो मुझे तन्हाई के अज़ाब में झोंक गया था। ऐसे में हसन की मौजूदगी मेरे लिए किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह थी। वो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमता फिरता और मेरा ख्याल रखता। मैंने अपनी अम्मा से शहजाद की कोई शिकायत न की थी और ना ही शहजाद के घर वालों को कुछ कहा था। शहजाद की माँ खुद भी उसके अचानक चले जाने पर परेशान थी और मुझसे माफ़ी मांगा करती थी। मैंने शहजाद को सोचने की बजाय खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। मैं अपनी सास को कोई काम न करने देती और खुद सारे घर का कामकाज करती। हसन की सारी जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर ले ली थी। मेरे लिए वो एक मासूम सा बच्चा था। मैं उसे खुद ही सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार करवाती और स्कूल तक छोड़ कर भी आती। हसन को मेरे साथ सुबह सुबह स्कूल जाना अच्छा लगता था। वो मेरा हाथ पकड़कर स्कूल जाता तो बहुत खुश होता। मेरे लिए तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट ही बहुत अनमोल थी। वो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाहिद इंसान था जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह दिया करती थी और वो भी मुझे सुनता था। कभी कभार मैं अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती तो भाई भाभी का रवैया देखकर कुछ ही घंटों में लौट आती। शहजाद को गए महीना होने वाला था और इस एक महीने में उन्होंने सिर्फ 2 दफ़ा फ़ोन किया था और मुझसे उनकी बात बराए नाम ही हुई थी। वो काम में मसरूफ़ रहते और ज़्यादा बात न करते। हसन मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखने लगा। उसके होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मैं थकी हारी रात को अपने कमरे में आती तो खुद ब खुद ही शहजाद का ख्याल मेरे दिल में चला आता। वो मेरा महरम था और मुझे उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के अरमान थे। मैं भी अपने शौहर की मोहब्बत भरी बातों और उसकी रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मेरे नसीब में तन्हाई का ये अज़ाब लिखा हुआ था। अक्सर तो मैं रात भर करवटें बदल कर ही गुजार देती और शहजाद को याद करके आंसू बहाती। मेरी सास मुझे प्यार से समझाते हुए कहती कि शहजाद हर साल बाद महीने भर के लिए वापस आता है और वो कुछ ही महीनों बाद दोबारा हमारे दरमियान होगा, जब तुम इसके साथ अच्छे से वक्त गुजारना। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मेरे लिए तो शहजाद के बगैर एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल हो गया था। तन्हाई के लम्हे मुझ पर गरां गुजरते थे। एक रोज़ मैं सुबह सवेरे उठ गई और हसन को स्कूल भेजने के लिए तैयार करने लगी कि जब ही टेलीफोन की आवाज़ पर मैं और हसन दोनों चौंक गए। इतनी सवेरे तो किसी का फ़ोन नहीं आता था। हसन कहने लगा, भाभी आप नाश्ता बना दीजिए, मैं फ़ोन सुन लेता हूँ। मैं बावर्ची खाने में आ गई और हसन फ़ोन उठाने चला गया। कुछ ही देर बाद हसन पलटकर बावर्ची खाने के दरवाजे पर आया तो मैंने उससे पूछा किसका फ़ोन था। मेरी नज़र तवे पर पड़े पराठे पर थी और मैंने हसन के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। मेरे सवाल पर हसन ने कोई जवाब न दिया था, इसलिए मैंने पलटकर हसन की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था और वह दीवार के सहारे खड़ा था। मैं एकदम ही परेशान हो गई थी। मैंने फ़ौरन ही चूल्हा बंद किया और हसन से पूछा कि बताओ आखिर क्या हुआ है। हसन रोते हुए कहने लगा कि भाभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, शहजाद भाई नहीं रहे। हसन के इस एक जुमले ने जैसे मेरी ज़िंदगी का तख्ता पलट कर रख दिया था। मैंने हसन को कंधे से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए पूछने लगी कि ये क्या बकवास कर रहे हो, सुबह सुबह ऐसा मजाक न करो, मैं मर जाऊंगी। हसन और मेरा रिश्ता ऐसा ही था, वो अक्सर ही मुझसे मजाक किया करता था, लेकिन उसने कभी भी इस तरह का बेहुदा मजाक न किया था। हसन रोते हुए कहने लगा, भाभी मैं इतनी बड़ी बात मजाक में कैसे कह सकता हूँ, मेरा भाई हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है।
وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں حسن کو دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے اپنے بھائی کی موت کی وجہ بتا رہا تھا۔ شہزاد جس عمارت میں کام کر رہا تھا وہ اسی کی چھت سے گر کر حادثاتی طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ اکثر میری بھابھی کہتی تھی کہ سلمیٰ تو بہت ہی منحوس ہے، اور آج مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں واقعی منحوس تھی۔ میرے پیدا ہونے پہ میرا باپ مر گیا تھا اور میری ماں نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی تھیں، اور شادی ہوتے ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا تھا، اور اب تو وہ ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پر بڑی آڑی ترچھی لکیریں میری بربادی کی داستان بیان کر رہی تھیں۔ حسن کے رونے کی آواز سن کر میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، اور یہ خبر ان پر بھی بجلی بن کر گری تھی۔ بڑے بیٹے کے یوں اچانک گزر جانے پر وہ صدمہ برداشت نہ کر پائی تھیں، اور اسی وقت انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ میں اور حسن اپنا غم بھلا کر انہیں ہسپتال لے کر بھاگے تو پتہ چلا کہ انہیں سیریس اٹیک آیا ہے۔ 2 دن وہ وینٹیلیٹر پر رہیں اور اس کے بعد دنیا چھوڑ گئیں۔ ابھی تو ہم سے شہزاد کی موت کا غم ہی نہ سنبھالا جا رہا تھا کہ اماں کی موت کا صدمہ بھی پہنچ گیا۔ مجھے اپنے شوہر کی موت پر عدت گزارنی تھی، اسی لیے میں حسن کو اکیلا روتا چھوڑ کر اپنے میکے چلی آئی۔ حسن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ 14 سال کا بچہ تھا اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر تھی، لیکن میں اب اس گھر میں اکیلی حسن کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں پلٹ کر میکے کے آئی۔ میری بھابھی کو پتنگے لگ گئے۔ انہیں تو پہلے ہی میرا وجود برداشت نہیں تھا، اور اب تو میں بیوقی کی چادر اوڑھ کر واپس آئی تھی۔ بھابھی کا زہر بھرا لہجہ، طنزیہ باتیں اور شہزاد کی موت کا ذمہ دار میری بد نصیبی کو قرار دینا تو بھابھی کا روز کا کام بن گیا۔ میری ماں جو پہلے ہی بستر پر پڑی ہوئی تھی، میری بد نصیبی پر ہر وقت آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ تو میری زندگی کو مشکلوں سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے مجھے مزید اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تھی تو آنسو میرے تکیے کو بھگونے لگے۔ شہزاد کو لے کر ایسا کوئی وعدہ، ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہ تھی کہ جس پر میں آنسو بہاتی۔ مجھے تو اب شہزاد کی شکل بھی پوری طرح یاد نہ تھی، لیکن حسن کو یاد کر کے مجھے ضرور رونا آتا۔ میں جانتی تھی وہ اکیلے میں بہت ہی تکلیف سے لڑ رہا ہوگا۔ دنیا کے رویوں نے بھی مجھے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی تو میری بھابھی نے اماں پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اماں میری شادی بھابھی کے بھائی سے کروا دے۔ بھابھی کے بھائی 40 سال کے قریب تھے اور وہ اپنی پہلی بیوی کو مار مار کر قتل کر چکے تھے۔ اب بھابھی اپنی جان چھڑوانے کے لیے مجھے ان کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اماں بھابھی کی بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھی، اور بھائی بھی بھابھی کے حق میں بول رہے تھے۔ روز روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، اور اسی ماحول سے تنگ آ کر میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ حسن کا خیال مجھے بار بار ستا رہا تھا۔ میں حسن سے ملنے کے لیے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا کہ وہ بیچارہ 14 سال کی عمر میں اکیلا ہی گھر گھرستی سنبھال رہا ہے اور اسکول کی پڑھائی بھی جاری ہے۔ مالی طور پر بھی وہ مشکلات کا شکار تھا۔ چھوٹی سی دکان جو میری ساس کے نام پر تھی وہ کرائے پر چڑھی ہوئی تھی، اور اسی کے کرائے سے وہ اپنا خرچہ پورا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور و کتار رونے لگا تو میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ زندگی شاید اسی کا نام ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے بھی نہیں وہ تقدیر ہمیں دکھا دیتی ہے۔ یوں تو میں خود بھی بہت ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن حسن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری خالہ ساس سب کو دیکھنے کے لیے چلی آئی تھیں۔ وہ بہت دور رہتی تھیں اور بہت مشکل سے ہی آتی تھیں۔ مجھے گلے سے لگائے وہ بہت دیر تک اپنی مرحوم بہن اور بھتیجے کی یاد تازہ کرتی رہیں، اور پھر اچانک ہی انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں حسن سے نکاح کر کے دوبارہ اسی گھر کو آباد کر دوں۔ اس طرح حسن بھی تکلیفوں سے نکل آئے گا اور میری جان بھی اپنی بھابھی سے چھوٹ جائے گی۔ ان کی بات سن کر تو مجھے جھٹکا ہی لگ گیا۔ حسن میرے لیے بالکل کسی چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ میں بھلا کیسے ایک چھوٹے سے بچے سے شادی کر سکتی تھی؟ میری خالہ ساس مجھے سمجھانے لگی کہ حسن کو کسی سہارے کی ضرورت ہے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حسن کے پاس نہیں آ سکتے، نہ ہی حسن اس گھر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔
इस घर में उसकी माँ की यादें आबाद थीं और वो इसी घर में रहना चाहता था। मैंने एक नज़र हसन पर डाली जो इस वक्त बावर्ची खाने में खड़ा मेरी और खाला की चाय बना रहा था। असूलन तो मुझे चाय बनानी चाहिए थी, लेकिन अब ये घर हसन का था और वो मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा था। मैंने अपनी खाला सास से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही पता चला कि मेरी भाभी ने अम्मा से कहा है कि अगर मैंने उनके भाई से शादी नहीं की तो वो मुझे धक्का देकर घर से निकाल देंगी। भाभी ने अम्मा को इस कदर ज़हनी तौर पर अजियत दी थी कि अम्मा बुरी तरह रो रही थीं। मैंने गुस्से में भाभी से कह दिया कि आपको मुझे घर से निकालने की नौबत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद इस घर से दोबारा जा रही हूँ। अम्मा मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि तू कहाँ जाएगी। मैंने अम्मा को बता दिया कि मैं हसन से शादी कर रही हूँ और अब उसके साथ ही रहूँगी। मेरी बात सुनकर भाभी को तो जैसे छू लग गया हो। वो मेरे किरदार पर तरह तरह की बातें बनाने लगीं और कहने लगीं कि शहजाद की गैर मौजूदगी में यकीनन मैंने हसन से कोई ताल्लुक़ बनाया होगा, इसीलिए मैं इद्दत पूरी होते ही हसन से शादी करने के लिए मर रही हूँ। मैं हैरानी से अपनी भाभी को देख रही थी। किसी औरत की सोच इस कदर घटिया कैसे हो सकती थी। मैं भाभी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी खाला सास को फ़ोन मिलाया और हसन से शादी की हामी भर ली। अगले ही दिन वो हसन को मनाकर हमारे घर आ गई और हम दोनों का सादगी से निकाह हो गया। हसन मुझे अपने साथ रुखसत करवाकर दोबारा उसी घर में ले गया जहां मैं पहली दफ़ा दुल्हन बनकर गई थी। मैंने ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ अपने और हसन की बका के लिए जोड़ा था, क्योंकि हम दोनों ही टूटे हुए थे और हम दोनों को ही दुनिया दिखावे के लिए सहारे की ज़रूरत थी, वरना मुझे हसन से इस तरह के किसी जज्बाती ताल्लुक़ की उम्मीद नहीं थी। हसन अभी मेरे नज़दीक 14 साल का वो बच्चा था जिसे मैं स्कूल छोड़कर आती थी और ख़ुद रोज़ाना सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए उठाया करती थी। हसन के कमरे में आने से पहले ही मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे मालूम था कि इसके लिए भी ये रिश्ता महज एक मजबूरी है। थोड़ी ही देर में हसन कमरे में चला आया और मुझे लेटा हुआ देखकर आवाज़ दी। मैं उठ बैठी, वो भी मेरे पास बैठ गया। मुझे अपनी शादी की पहली रात याद आई जब शहजाद ने मुझसे कुछ रस्मी जुमले कहे थे और फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया था। मेरी आंखों से खुद ब खुद ही आंसू बहने लगे। हसन ने मोहब्बत से मेरे आंसू पूंछे और कहने लगा कि ज़िंदगी ने हम दोनों को बराबर ही तकलीफ़ दी है, इसलिए अब वो ज़िंदगी को मेरे साथ नए सिरे से शुरू करना चाहता है। मैं जिसे बच्चा समझ रही थी वो इतना भी छोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही समझदार था। हसन ने मुझसे ऐसी फरमाइश की कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की रात हसन मुझसे इस तरह की बात करेगा। वो कह रहा था कि सलमा, हम आपकी माँ को भी अपने ही घर में ला कर रख लेते हैं ताकि उन्हें आपकी भाभी से जलील ना होना पड़े। वो चाहता था कि अपनी माँ की जगह वो मेरी माँ को दे ताकि हमारे घर में हमेशा किसी बड़े का साया रहे। हसन की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो फ़र्ज़ मेरे भाई को निभाना था वो फ़र्ज़ हसन निभाना चाहता था। 14 साल की उम्र में ही वो बहुत ज़्यादा हसास और समझदार था। वो कह रहा था कि पहले वो तालीम हासिल करेगा, फिर मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी देगा। इसने दिल से मुझे अपने निकाह में कबूल किया था और वो मेरे साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा था। हसन की हर बात ने ही मुझे शुश्तर कर दिया था। शहजाद और मेरी जज्बाती वाबस्तगी तो पहले ही नहीं थी, फिर जिस तरह वो मुझे छोड़ गया था उसके बाद मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जज्बात भी महसूस ना कर सकी। इसलिए जब हसन ने मेरे साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहा तो मैं उसे रोक न सकी। हम दोनों महरम थे और उसका मुझ पर पूरा हक था। दुनिया वालों ने हमारे बेजोड़ रिश्ते पर बहुत बातें बनाई थीं, लेकिन मैंने और हसन ने किसी की कोई बात नहीं सुनी थी। हसन हमारी शादी के अगले दिन ही मेरी माँ को घर ले आया था और जो इज़्ज़त और मुकाम उसने मेरी माँ को दिया था वो कभी मेरा भाई नहीं दे सका था। मेरा भाई और भाभी इस बात पर बहुत खुश थे कि उनकी हम दोनों से ही जान छूट गई, लेकिन कुछ अरसे बाद ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जो कुछ उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत है। एक हादसे में मेरा भाई दोनों पैरों से माजूर हो गया था और मेरी भाभी को घर जलाने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करना पड़ रहा था।
जिंदगी का जो तवील चक्कर मेरी माँ ने काटा था, आज वही मेरी भाभी को शुरुआत करनी पड़ रही थी और उन्हें एहसास हो गया था कि जो कुछ उन्होंने बोया था वही काटने का वक्त आ गया था। भाई भाभी अम्मा से माफ़ी मांगने के लिए आए थे और वो अम्मा को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन हसन ने ये कहकर अम्मा को रोक लिया कि हमें अम्मा की ज़रूरत है। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया था, लेकिन वो उनके साथ नहीं गई थी। हसन ने शादी की रात मेरी माँ को साथ रखने की जो फरमाइश की थी, उसने मेरे दिल में हसन के लिए एक अलग ही मुकाम पैदा कर दिया था। कभी कभी बेजोड़ रिश्ते सगे रिश्तों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। मेरी और हसन की उम्र में फ़र्क ज़रूर था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दुनिया की नज़र में हमारा रिश्ता बेजोड़ था, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह मुकम्मल कर सकते थे, क्योंकि हमारे दुख साझे थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद एक दिन हसन ने यूं ही मुझे बताया कि भाई शादी पर राज़ी नहीं थे। वो अपने साथ काम करने वाली किसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो गैर मुस्लिम थी, इसलिए अम्मा ने उनकी शादी आपसे करवा दी ताकि वो ऐसा काम न करें। भाई जानबूझकर शादी की रात ही वापस लौट गए थे और दुबई जाकर उन्होंने उस गैर मुस्लिम लड़की से ताल्लुक बना लिया था, लेकिन अम्मा को लगता था कि उनका बेटा एक न एक दिन ज़रूर वापस आएगा। लेकिन गलत कामों का अंजाम किसी न किसी सूरत इंसान को भुगतना पड़ता है, और भाई भी अचानक ही हादसे में इंतकाल कर गए। शहजाद का सच जानकर मुझे अफसोस ज़रूर हुआ था, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि शहजाद ने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि मैं हसन के साथ खुश थी और हम दोनों ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे।